5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद सरकारें भी बन गई इन राज्यों में, तो कहीं सत्ता बचाने की जंग थी, तो कहीं नारों ने माहौल बदल दिया, या कह सकते हैं नारों का एक तरह से हवा थी। कहीं किसी एक नारे ने पूरी राजनीति को गरमा दिया, तो कहीं इस चुनाव में वोटों की गिनती के साथ साथ हाई वोल्टेज ड्रामा भी था। ये पंचायत विद रिपोर्टर्स में हमने उन ड्रामों को भी देखा, ड्रामों के पीछे की हकीकत को भी देखा, और किस राज्य में किस तरह से चुनावी समीकरण बने और बदले वो भी बड़े नजदीक से देखा, क्योंकि चुनावों में सब अलग अलग राज्यों में गए हुए थे। बड़े समय के बाद न्यूज 18 इंडिया के स्टूडियो में सारे रिपोर्टर्स पंचायत विद रिपोर्टर्स में इकट्ठे हुए हैं, तो सबके पास अपने अपने किस्से होंगे, कहानियां होंगी, सच्चाइयां होंगी, और वो खौफ और डर के साए में किस तरह से वोट डाले गए, खासकर पश्चिम बंगाल में, वहां की तो जवानियां भी याद हो गई होंगी अब। तो सबसे पहले पायल, क्या अनुभव रहा, किस तरह का चुनाव रहा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब बंगाल की आप बात करें, हम लोग 19-20 दिन करीबन हम लोग वहाँ पे थे। बात ये है कि डर के आगे जीत है, ये बंगाल की जनता ने दिखा दिया। मैं तुम्हें बताऊं कि मेरा परिवार है वो बंगाल में 4 जनरेशन हम रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, भवानीपुर के मेरे फैमिली वोटर्स है। ऐसा खौफ का माहौल का या ऐसा सस्पेंस लोगों ने बना रखा था, जब अपने माँ बाप से भी मैंने पूछा कि आप किनको वोट करेंगे, वो भी बताने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपने नेबर्स को पूछा आप किनको वोट करेंगे, क्या तैयारी, उन्होंने भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सब ज़रूरत नहीं समझी। पर जिस दिन रिजल्ट आया उसके एक दिन पहले जब मैं घर गई और मैंने इनसे पूछा कि क्या माहौल है, तब एक लगता है ना, जब पूरा मेल्टडाउन होता है उस तरह से लोगों का हो गया था कि भाई अब तो हम वोट कर चुके हैं, अब तो खाली रिजल्ट का इंतजार है। तो डर के आगे जीते, और बहुत सारे लोगों का यही माहौल, हम जहाँ पे भी गए, नॉर्मली अगर आप चाय की टपरी पर चले जाओ और बंगाली को एक शब्द के लिए आप छेड़ दो, आधे घंटे तक उस पर वो चर्चा कर सकते, इतने वो तो बंगाली। ज्ञान की कोई कमी नहीं है। तो और ये हमारा एक पिछला शो भी यही था, घर के आगे जीत है। तो एक बिल्कुल वोकल वोटर्स मुझे मिले, नॉन वोकल वोटर्स। नॉन वोकल फॉर लोकल जरूर थे वो। मधुबन्ना, आप तो कौन कौन से राज्यों में गई? केरला में गई थी और बंगाल में गई थी, बट बंगाल के बारे में ही बोलना चाहूँगी क्योंकि आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर। ऑल्सो आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई प्रोफेशनल लाइफ इन बंगाल। तो वहाँ पे एक जो सबसे बड़ी बात है, जो भी जीता है सरकार में, जो भी आया है, लेकिन बंगाल में इन डेकेड्स सबसे बड़ी बात जो हुई है वो है वायलेंस फ्री इलेक्शन। हम लोगों ने वहाँ पे कुछ भी इलेक्शन कभी भी कवर किया ना, पंचायत इलेक्शन, छोटे छोटे इलेक्शन, म्यूनिसिपल बॉडी इलेक्शन, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेशन इलेक्शन जो बड़ा होता है, छोटा छोटा इलेक्शन में इतना वायलेंस होता है। मतलब आप गली से निकलोगे तो बॉम्ब गिरेगा, कहीं भी जाओगे तो बूथ जैमिंग होगा। तो इस बार अच्छा, और सेकंड बात ये भी है कि बंगाल में 2 फेज इलेक्शन 25 साल बाद हुआ है। 8 फेज, 9 फेज, 6 फेज ऐसे ही हुआ है, जनरल इलेक्शन या असेंबली इलेक्शन। इस बार 2 फेजों में इलेक्शन हुआ, और फिर इलेक्शन कमीशन ने ये भी दिखाया कि यहाँ पे वायलेंस फ्री इलेक्शन भी हो सकती है। जहाँ पे बूथ जैमिंग की कंप्लेंट उतनी नहीं थी, वो एक केस हुआ था जो फलता वाली, जिसकी रिपोल फिर होगा, बट उसको छोड़ के काफ़ी सारा एरिया जो हम लोग मानते हैं कि वायलेंट पॉकेट्स हैं, बहुत ही सेंसिटिव एरियाज है, बॉर्डर, मुर्शिदाबाद, मालदा, बीरभूम हो गया, जंगल महल में हो गया, तो अच्छा डायमंड हार्बर एरिया में हो गया, इतना वायलेंस फ्री इलेक्शन बंगाल में जो भी कवर किया है। फालता में भी होता, अगर वो मीडियाबाजी में नहीं पड़ता ना अधिकारी, अपने काम पर फोकस करता, तो फालता में भी ये द्वारा चुनाव की नौबत नहीं आती। बाकी के अधिकारियों ने बड़ा सख्ती के साथ काम किया, लेकिन वो मीडियाबाजी में पड़ गया। वो देखिए, अधिकारी की भी बात नहीं है, वो कैंडिडेट खुद गया था, उसने देखा कि कहीं कहीं वो गया था, पल्लवी आपको याद होगा, कहीं कहीं वो गया, देखा उसके नाम के आगे एक टेप लगी हुई थी, तो जाहिर सी बात है चुनाव अधिकारी अगर सख्ती करते ना सही से, तो वहाँ भी वो फेयर एंड फ्री होता। वो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर वो मीडियाबाजी में ज्यादा पड़ गए अधिकारी, वो ज्यादा चमक गए, मीडिया ने हाथों हाथ ले लिया, तो वहाँ फोकस जहाँ करना था वहाँ किया ही नहीं। बाकी सारे अधिकारी लगे रहे अपने काम पर, और उन्होंने करके दिखाया, और कहीं भी ये नौबत नहीं आई जो फालता में आई। अब तो मुझे लगता है पल्लवी भी, आपने उसका इंटरव्यू भी किया था, अब तो वो सोच रहा होगा कि मेरा इलेक्शन नहीं हो। मैं आपको बताऊं, मैं जहांगीर खान से जब इंटरव्यू करने गई, गजब का ही बंदा है। अब क्या होगा, उसके कमरे में इतने सारे सीसीटीवी कैमराज हैं और इतना सारा वो स्क्रीन पड़ा हुआ है, उनको सब पता चल जाता है कौन गाड़ी है। तो आई रिमेम्बर जब मैं पहुंची वहां पे तो दरवाजा खुला था,
मैंने कहा अरे क्या बात है उनके कमरे का, आशुन आशुन दीदी आशुन, जो उनको पता रहता है कौन आ रहा है जा रहा है, और एक बड़े से कमरे में एक कोने जहांगीर के में, घर की बात आप कर रहे हैं? जहांगीर के ऑफिस की बात कर रहे हो। अच्छा। जहांगीर खान के ऑफिस में वो आराम से बंदा बैठा हुआ है, उसका चेहरा देख के कोई नहीं कहेगा कि ये इसको गुंडा माना जाता है। और ठीक उसके ऑफिस के बाहर में इतना बड़ा सा लॉन है और वहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, सब उसके कार्यकर्ता सपोर्टर्स। और मुझे याद है उन्होंने आराम से फिर बातचीत इंटरव्यू किया, उसके बाद दरवाज़ा बंद करते हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि उसको भी अंदाज़ा था, क्योंकि वो निकला नहीं, वो एक बार भी सारा दिन ऑफिस से नहीं निकला। उसको ये संकेत मिल चुका था कि अगर मैं निकला बाहर तो मुझे उठा लिया जाएगा। तो वो भी अंदर रह के, उसके सपोर्टर्स बाहर है, वो सिंपैथी उठाना, ये सब चीज़ मुझे लगता है इस बार बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए। लेकिन वो इतने लंबे समय से अपना एक सिस्टम चला रहा है वहाँ फालता में, उस समय वो स्टूडियो में हिंदी था। फिल्मों में देखते हो यार। तो आपने- ऐसे- आपने- ऐसे कई सारे- फील्ड में देखा, प्रशांत ने स्टूडियो में देख कर एक नजर रखी। नहीं वो हो ही रहा था ऐसे कि कई सारे सिस्टम है ऐसे बंगाल कहीं, में। हाँ हाँ, उस समय जहांगीर शाहजहां शेख वो कम थोड़ी है। फालता में मतदान जब हो रहा था तो रिपोर्टिंग के लिए लाइव पर थे हमारे और साथी थे, आप भी बंगाल में तो रही हैं। तो अचानक वहां पर जब वो भीड़ जुटी बहुत सारी, तो उन्होंने पूछा कि अचानक यहाँ भीड़ क्यों हुई? भाई सुरक्षा के इंतजाम रहते हैं, ऐसे तो नहीं होता यहाँ पर इलेक्शन के टाइम पर। तो बोले हम वोट डाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम सारे एकजुट हुए यहाँ। तो फालता में उनने बताया कि हमको दरअसल जहांगीर के कोई बहुत करीबी है, वो किसी गांव का प्रधान है। अच्छा। और उसने मतदान केंद्र पर जाने से ही हमको पहले ही रोक दिया है, गांव के ऐसा बाहर ही ही। होता है वैसे, वहाँ। और ये बंगाल सारी में चीजें, ज्यादातर ऐसे ही होता है। ये सारी चीजें लाइव बताई जा रही थी, मतलब ये नहीं कि लेकिन आप सोचो प्रशांत, साइंटिफिक रिगिंग बोला जाता है। बट प्रशांत Correct. इतनी बड़ी बात वीडियो ये भी है नहीं कि करता। लोग खुल के ये बात बोल भी रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। जब ये भी नहीं था। जब दोबारा रीपोलिंग ऑर्डर हुई तो वहां पे भी तो एक महिला ने कहा कि हम तो टीएमसी को वोट करके आए हैं, फिर भी हमको क्यों धमका ये रहे हैं? बात उस दिन भी कही जा रही थी जिस दिन का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जब लाइव सब कुछ चल रहा था। और हमने देखा कि वहां पर ये 2, 5, 25, 50 लोग नहीं थे, कम से कम 500, 700 लोग थे। अच्छा। बड़ी तादाद में महिलाएं थी। वो और उनको किसी, वोट नहीं डालने दे रहे थे। उन्होंने साफ साफ बताया, सिर्फ वोट ना डालने देने की भी बात होती तो ये समझ में आता कि चलो यार ऐसा तो बहुत सारी जगह होते रहता है। उन्होंने ये कहा कि हमें धमकाया गया है। आप फालता तक पहुंचे, कलकत्ता में भी लोगों को सोसाइटीज में कहा गया कि अगर आपने वोट किसी और को डाली, मतलब टीएमसी के अलावा किसी और को वोट डाली, हमारे पास पूरा बूथ वाइज डेटा आएगा, आपको देख लेंगे। मैं आपको बता दूं, इस बार के चुनाव नहीं, पिछले बार जो चुनाव हुआ था तो मेरी मौसी रहती है एक सोसाइटी में, और अब तो मैं कोलकाता में, शी इज अराउंड 84, 85, बट वो जो पूरा अपार्टमेंट ब्लॉक है, उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था पिछले बारी कि हम बीजेपी को वोट देंगे। वो थोड़ा परेशान थे ये वो करके। आई थिंक टीएमसी के जो लोगों को था ये उन्होंने भाप लिया था कि ऐसा ही होने वाला है। कुछ नहीं हुआ, एक वीक तक ये लोग वहां से कूड़ा नहीं उठाते थे। और जिस दिन पोलिंग था, जो सोसाइटी का गेट है वहां पे आराम से सब लोग एक ग्रुप में, सब लोग 3-4 दिन से सब यंग बॉयज बैठे रहते थे चुपचाप, कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो अंदर हैं उनको ये इशारा मिल गया कि भाई साहब आप बाहर जा रहे हो ना, तो इनसे पंगा लेना तो पड़ेगा। टॉर्चर करने के भी नहीं, तरीका है। एक सोसाइटी मेरे घर के पास है। अर्बन में देख रहे हैं कि कूड़ा नहीं उठा रहा है, लेकिन ये जो फौलता है ना, ये जो फौलता के बारे में अभी आप सब लोग बोल रहे हैं, ये इसलिए कि ये सामने आया है तो आपने देखा है, नेशनल मीडिया को पता चली है कि, बट ऐसे काफी सारे जगह हैं। और ये जहांगीर शेख टाइप, केशटो मंडोल करके एक अनुब्रत मंडोल, ही वाज इन जेल, तो वो पूरा एक डिस्ट्रिक्ट को चलाता था और कहीं आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अर्बन एरियाज में होता है कि सोसाइटी के सामने काफ़ी सारी इनकन्वीनियंस क्रिएट किया जाएगा, लेकिन गांव में क्या होता है, जो पॉन्ड है वहाँ पे फिश फार्मिंग हो रहा है, वहाँ पे आके जहर मिला दिया जाएगा, तो आपकी पूरा जो पॉन्ड है उसमें सारे फिश मर जाएंगे। शाहजहां शेख अमेजिंग, हिंदी फिल्म में हम लोगों ने देखा है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। आप जब संदेश खाली की तरफ जाओगे, मतलब हिंदी फिल्म जैसा है, दोनों तरफ ना वो पॉन्ड्स हैं जहाँ पे खेती होता है, वो फिशरीज एंड प्रॉन्स का। अचानक से गांव के बीच में आपको एक बहुत सा बड़ा एक वाइट रंग का घर दिखेगा, वो जो है शाहजहां शेख का घर। और उसके बाद आप एक नाव लोगे, नाव लेके आप टापू पे जाओगे जो संदेश खाली है। और वहां तो इस बार तो गजब ही हो गया। पिछले बार भी मैं गई थी वहां, तो फिर भी कुछ लोग बोल रहे थे, इस बार मुझे दीदी मैं तो सही नहीं उस दिन, हमें तो पता भी नहीं क्या हुआ था। मैंने कहा भैया यहाँ पे दीदी वहां पे तो सेक्सुअल, ना दीदी वो तो हमारे भैया हैं। क्योंकि उनको लगा कि पिछले बार हम लोगों ने इतना कुछ बोला संदेश खाली को लेके, लेकिन फिर भी टीएमसी जीती। इस बार जीत के तो इस बार तो हम मार ही डालेंगे। देखिए मैं भी गई थी, संदेश खाली की बात करें जब वहाँ पे 2 साल पहले हुआ था, उसके बाद
वहाँ की महिलाएं इतनी घबराई हुई थी कि उनसे कहा जाता था कि या तो गुंडे उनके पास आते थे, बोलते या तो आप हमारे पास आ जाओ, मैं आपके घर पान खाने आऊँगा। पान खाने का आऊँगा मतलब मैं जो भी हरकतें आपके साथ करूँगा आपको उसको सहन होनी चाहिए। महिलाओं को पान खाने आऊँगा। नहीं तो दूसरी बात ये कहेंगे कि हम आपके लिए सफ़ेद साड़ी लेके आए, मतलब अगर आपने हमारी जो हमने जो हुक्म दिया अगर उसको नहीं पाला तो आपके पति को मार डालेंगे। उस तरह की हरकतें भी वहाँ पे हुई खौफ थी। का एक सफेद जीता साड़ी जागता भेज भी देते थे, एक सच्चा किस्सा सुना। डिलीवर हो जाएगा। और किस्सा क्या है ये, अगर एफआईआर होती ना तो पूरे देश के सामने होती, क्योंकि एफआईआर होती नहीं है। मैं एक जगह गया क्योंकि थोड़ा महिला सम्मान का मामला है, तो इस वजह से मुझे लगता है वो विधानसभा उस जगह का नाम नहीं बताना चाहिए। मैं जब कवर करने गया तो मेरे साथ कैमरामैन भी था और मैं भी था, तो वहाँ के कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि आपको सच में कवर करना है, आप कवर मत करो, केवल देखो, आपको सारी सच्चाई जो क्या क्या हुआ होगा वो पता चलेगा। मैंने ऐसा क्या है, कहने आप कैमरा यहीं छोड़ो। उन्होंने कैमरा मैन को मेरे को रुकवाया और फिर मुझे घर में लेकर गए। तो वहाँ मैंने देखा एक बच्ची होगी 5.5-6 साल की, और एक महिला बहुत गुमसुम टाइप की, जैसे कहते हैं ना मेंटली सिचुएशन नहीं थी ठीक। तो मैंने ये कौन है कि ये इस घर की बहू है, और पिछले चुनाव में ये बीजेपी की मंडल उपाध्यक्ष थी, और ये जो बच्ची आप देख रहे हो ये उस वक्त 6-7 महीने की रही होगी, मतलब गोद में। तो मैंने क्या हुआ फिर, बोले कुछ नहीं, वोट डालकर आया ये। वोट डालने के बाद अगले दिन इनके घर में 15 से 20 टीएमसी के मुस्लिम गुंडे जिसे बोलते हैं वो इनके घर में घुस गए, इसके पति को मारा, बाहर भगाया, और इसकी बच्ची जो आज 5.5-6 साल की है, वो कुछ महीने की थी उस वक्त, उसके कनपट्टी पे तपंचा रख दिया, इसे मार देंगे, सारे कपड़े उतार अपने। तो माँ को तो अपनी बच्ची की ज्यादा परवाह, तो उस महिला ने सारे कपड़े उतार दिए, बोले चाय बना के ला। ऐसा कभी आपने फिल्मों में नहीं देखा होगा, जो दरिंदगी उन लोगों ने की, उससे चाय बनवाई। चाय बनवाने के बाद चाय लेकर आई तो उसके 3-4 थप्पड़ और मारे कि जा बिस्किट लेकर आ वो वाले बिस्किट तो है नहीं। उस महिला ने जवाब दिया बाहर से लेकर आ। वो नंगी बिना कपड़ों के बाहर से। ये संदेश खाली में घर घर की ये कहानी है। यही मैं बता रहा हूँ ना, और ये कहानी मतलब आज वो उसे मारा नहीं तो वो जिंदा लाश बनकर है, तो अगर मुझे मार दो, साइकोलॉजिकल बहुत। तो ये सच्चाई थी टीएमसी के गुंडों की, जो मैं खुद देख कर आया हूँ। नहीं, लेकिन ये जो बातें आ रही आज मैं उसका नाम नहीं बता सकता, एक दो केस हम बता रहे हैं जो हम जाकर एक विटनेस जिसके बने, तो जो चीजें हम नहीं देख पाए उसकी कितनी बड़ी तादाद होगी। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि रेखा पात्रा जैसे लोगों की हिम्मत की दाद देनी चाहिए, इसलिए पार्टी ने उनको बार बार मौका दिया। वो लोकसभा के इलेक्शन में हार गई, फिर उनको असेंबली में मौका दिया। बहुत एक हिम्मत चाहिए इसको बाहर लाने के लिए। वो तो जान दिल्ली पे रखकर कर रहे होंगे, जो कुछ कर रहा है वो तो हम तो कहेंगे जान की बात। लोकेट चैटर्जी, अग्निमित्रा पॉल, जो लोग वहाँ रह के बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं, उनकी भी हिम्मत है, बिकॉज उनको रहना महिला है, महिलाओं के साथ जिस तरह से पूरे पश्चिम बंगाल, पर अभी मुझे लगता है उसके खुद ही उनको सोचना चाहिए। आरजी कार उसने कभी नहीं समझा कि आरजी कार कितना बड़ा मुद्दा है। बहुत जगह पे लोग बोलते थे हम दीदी मुनि को वोट देंगे, लेकिन वो जो किया आरजी कार को लेके गलत किया। लेकिन ये एक हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं, इतने एग्जाम्पल आ रहे हैं, कुछ और भी बहुत सारी कहानियां होती है। जब अपोजिशन की बात आती है तो वो कहते हैं कि ये सिर्फ आरोप हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये बात तो वो लोग भी हम बोलते हैं कि हम ये आरोप होते तो इतनी बड़े अंतर के साथ जीत नहीं होती है। आरोप वो सच्चाई। देखिए, अगर मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आप जाइए, मधुपर्णा इस बात को अगर पल्लवी भी करेगी, आप जाइए वहाँ पर रिपोर्टिंग कीजिए, अगर वो टीएमसी की सरकार होती है, आप बिना अपने ऊपर केस लिए वापस आ जाएंगे तो मैं अपना नाम बदल देती। ये हाल था इस चुनाव में भी। मेरी कई पुलिस वालों से बात हुई, मैंने पिछली बार भी पुलिस वालों को किस्सा सुनाया। उनका साफ तौर पर कहना था कि किसी भी मुस्लिम टीएमसी के कार्यकर्ता के खिलाफ, जो टीएमसी का कार्यकर्ता मुस्लिम है, उसके खिलाफ एक सिंगल एफआईआर नहीं होगी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी थाने में। अच्छा यतेंद्र, ये आप बताइए, आपने कुछ पुलिस ऑफिसर का जिक्र किया था, क्या वो गए माँ कामाख्या के दर्शन करने? तो पता करना, उन्होंने नंबर तो दिया नहीं था मुझे, लेकिन हाँ वो गए होंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा वो वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ। लेकिन मैं आपको एक और घटना बता रहा हूँ। आपने ममता बनर्जी का तो देखा कि किस तरह से कभी वो 3-4 बजे से पहले नहीं निकलती वोटिंग वाले दिन, सुबह 7:30 बजे निकल आई। खैर वो एक अलग है। लेकिन उसके बाद अगले दिन जब वोटिंग हो गई और ईवीएम मशीनें काउंटिंग सेंटर में आ गई, तो आपने देखा कि ममता बनर्जी ने कैसा वहां पर ड्रामा किया। और फिर काउंटिंग वाले दिन की घटना होता था, उन्होंने कहा कि मुझे धक्का मारा है, मेरे साथ बदतमीजी की गई है, मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की गई। वो सच्चाई क्या थी मुझे पता है, वो सच्चाई यहाँ तो, लेकिन दर्शकों को भी पता होनी चाहिए ना। वो सच्चाई ये थी, काउंटिंग सेंटर के अंदर जब उन्हें लगा कि वो हार रही हैं, तो वहाँ बीजेपी का जो एजेंट था, काउंटिंग एजेंट,
उसके साथ उन्होंने उसे गाली दी, ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने हाँ, और ये गाली दी। सीसीटीवी फुटेज है। नहीं ये पहले CCTV शुरुआत हाँ। ममता बनर्जी ने की। उन्होंने की, ममता बनर्जी सुगर ने का बच्चा उसको बोला उसको। मैं बता रहा हूँ, ये गाली बताने वाली लायक नहीं है, लेकिन है, अब जो सच्चाई है वो ये है, उसको सुगर का बच्चा बोला। प्रोवोक करने की हाँ, कोशिश रही हाँ, होगी, किसी भी उसने तरह भी- से माहौल बिगड़े। उसने भी सामने उसने बोला। भी सामने बोला। फिर उसके बाद इसमें ये नहीं कि उसने नहीं बोला, फिर तो वो लड़ाई होनी है। हाँ, और इसका फिर लिंक पैरामिलिट्री फोर्सेस आई, उन्होंने फिर दोनों को अलग अलग किया, लेकिन बाहर आकर ममता बनर्जी बयान देती हैं कि मेरे साथ मारपीट की गई। ये मीडिया में अब- चली लाइन है कि हाँ, ममता लेकिन- बनर्जी ने हाँ, कहा कि मेरे अगर ये साथ ज्यादा ऐसा चीजें मुझे- चलाई जाएंगी तो मुझे लगता है चुनाव आयोग अगर सीसीटीवी फुटेज जारी कर देगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ममता बनर्जी साफ झूठ बोल रही थी। शुरुआत उन्होंने की गाली देने की। अरे आप हार रहे हो, इसका मतलब थोड़ी कि आप अपना पूरा गुस्सा किसी भी कार्यकर्ता पर ऐसे ही निकाल दोगे। ये 21 इस तरह में की जब घटना इलेक्शन है। हुआ था, 21 में आपको याद होगा, नंदीग्राम की घटना है, तो तब तब भी तो तो हम लोग भाई मैं वही थी। साथ साथ घूमते थे पीछे, मतलब हमको मैं वही कवर थी। करना होता था। तो उन्होंने वो उनके साथ जो भी हुआ कि गाड़ी का जो डोर है वो भीड़ थी तो डोर थोड़ा सा उनके पैर पे लग गया, बट उनके बाद उन्होंने जो बोला कि मुझे, और हमेशा ही उनका एकदम से पॉइंट यहाँ पहुंच जाता है कि मुझे मारने की कोशिश हो रही है। तो काफ़ी लोग बोलते थे कि शी इज़ पैरानॉइड, और जिनको समझ में आता है उनकी पॉलिटिक्स, जिन्होंने उनको देखा है, उनको पता होता है कि ये क्यों करते हैं ऐसा। उन्होंने बोला कि मुझे मारने की कोशिश किया जा रहा है, मुझे मैं मर्डर हो सकती हूँ, बहुत कुछ वो बहुत अपने कुछ। को पूरा और फिर हाँ, वो victim एसएसकेएम मतलब वहाँ के जो पीजी हॉस्पिटल है वहाँ पे पहुंचे, 2-3 दिन रहे, एंड जो सिंपैथी वोटिंग होता है ना, और कि- दिलीप घोष के बयान का और भी असर हुआ। उसके बाद उनके सारे पोस्टर्स और जो वो लाइन चली थी, उनका जो स्लोगन था खेला होवे, सो कि खेल होगा, तो उसके सारे पोस्टर्स में ममता बनर्जी विद प्लास्टर लेग एंड एक फुटबॉल की दीदी, वन वुमन, देखिए सारे जो आर्मी है दिल्ली के सब आए हुए हैं, उनके अगेंस्ट में वन वुमन विद अ ब्रोकन लेग, शी इज गोइंग टू डू इट। तो ये जो पोस्टर फैली वो एक, और बंगाल में ना थोड़ी सी डोमिनेंस है, यू नो, विमेन लिबरल सोसाइटी है, सो विमेन डोमिनेंस है। तो अगर कोई देखता है कि अच्छा ये अकेली लड़ रही है, देखियो इसका पैर भी तोड़ दिया गया, ये क्योंकि नैरेटिव ऐसा ही चला था। मुझे लगता अच्छा, है जो ममता केरल बनर्जी की की उधर आई है, हाँ। केरल की भी तो राजनीति बड़ी हिंसात्मक रहती है, बड़ा हाँ। मारकाट रहती है। तो इस बंगाल से अगर तुलना करें तो क्या अंतर है? देखिए हितेंद्र जी, सेम कम्युनिस्ट वायलेंस जो होता है ना, तो बंगाल में भी वही है। ममता बनर्जी ने क्या किया, ममता बनर्जी जब लेकिन 2011 ऐसे में महिलाओं के आए- साथ होता होगा, इस तरह से महिलाओं वोट के डालने साथ- से रोकते हैं वहाँ? महिलाओं के सोसाइटी साथ ना भी केरल में। महिलाओं के साथ भी होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि सेक्सुअल असॉल्ट बहुत ज्यादा है, रिपोर्टेड नहीं होता है। केरला में भी सेम ही है, क्योंकि सेम ही सिस्टम चला है डिफरेंट टाइप में। तो केरला में मैं जब गई, मैं एक वहाँ पे एक अम्मा थी, उनसे मैं मिली थी। तो 76 ईयर ओल्ड, उनकी आंखों के सामने पहले उनके हस्बैंड को मार दिया गया। ही वॉज हैव टू डेथ, बस ड्राइवर थे और संघ के साथ जुड़े हुए थे। एंड उसके कुछ सालों बाद उनके बेटा, वो कुछ 20-22 साल का लड़का था, वो भी एबीवीपी में करता था। उसको तो एकदम से ब्रॉड डे लाइट में 6 बजे पेट्रोल पंप के पास उनके घर है, मैं उसके घर में भी गई थी, उनके सामने, और उसकी बहन तब प्रेग्नेंट थी, दोनों थे माँ बेटी, उनके सामने उसके भाई को, उसके बेटे को मार दिया सामने एकदम, मतलब ही वाज जस्ट बुचर्ड सामने। उसके बाद जब ये केस, हस्बैंड का केस ये कर नहीं पाई, लड़के का केस इन्होंने किया, और उसके बाद क्योंकि इन्होंने केस फाइल किया, उसके बाद इनका घर को तोड़ दिया गया एकदम से, पूरा एकदम तोड़ फोड़ रैंसैक्ट। अच्छा, वो कहाँ रहती हैं? वो पिनराई जी की जो घर है, उनके घर से 50 मीटर में रहती हैं, केवल 50 50 मीटर मीटर में रहती है जी। सीएम के घर पिनराई से। विलेज है एक वहाँ पे, जो वो कम्युनिटी की विलेज है, वहाँ पे जो सीएम साहब के घर है, उसके जस्ट 50 मीटर में इनकी घर है। वहाँ तक इनसे ये हुआ। कोई मिलने नहीं आया, कुछ नहीं। आई थिंक होम मिनिस्टर अमित शाह जी गए थे 2018 में, तो उनको उनमें तो अभी यही तो तक खासियत है, वो जाते हैं ऐसे गए कार्यक्रम थे। में। 20 साल हो गया, अभी तक ना हस्बैंड का जस्टिस मिला है ना बेटे का। मैं जब उनसे मिली, शी ब्रोक डाउन। वो बोल रहे हैं कि अभी तो बेटे सरकार के बदलेगी जो, तभी होगा। हाँ, उनको थोड़ा जस्टिस मिले, कि बेटे की जो कातिल हैं, जो किलर्स हैं, उसको जेल हो या कुछ भी हो, पनिशमेंट हो, उनको अभी तक तो बंगाल वाली कहानी ही केरल में भी दिखाई देती फुट इन है। द डोर। तो बीजेपी को दरवाजे पे जगह तो मिल ही गई है। 3 लोग जीत के आए हैं। जिस तरह से राजीव चंद्रशेखर ने नेतृत्व किया है, सुरेश गोपी ने अकाउंट खोला, पार्टी का 24 में, आगे और भी होगा।
हम हमेशा जैसे इस बात का जिक्र करते हैं कि जब भी अमित शाह से पूछा जाता है कि आप सबसे सक्सेसफुल अध्यक्ष रहे, तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं केरला, तमिलनाडु वगैरह नहीं जीता, तब तक कोई मतलब तब तक नहीं। मतलब नहीं है। सदानंद आप कुछ कह रही जी, थी पल्लवी जी? मैं बीच नहीं, में मैं मैंने बस आपको वो रोक बंगाल दिया। की बहुत हाँ। जल्दी बात करते हैं, फिर हाँ। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्यों कांग्रेस वाले बड़े दुखी है दिल्ली में। नहीं, हम जैसे वो बात कर रही थी कि ममता बनर्जी सिंपैथिकर, अगर आप तृणमूल कांग्रेस के नए ऑफिस में जाओगे तो वहां पे सबसे बड़ा पोस्टर वो है जब वो हाजरा मोड़ में जब लेफ्ट का शासन था उनको मारा गया था। तो ममता बनर्जी का पॉलिटिक्स हमेशा से ये रहा है कि मुझे मारा गया, मेरे साथ अत्याचार हुआ है, और वो हमेशा सक्सेसफुल रही है इसी आधार पे। इसलिए नंदीग्राम की बात करें या इस बार भवानीपुर की बात करें, वो हमेशा से इसी के लिए जानी जाती है। ये उनका स्टाइल उस समय सक्सेसफुल था, हमेशा नहीं होता ना, वो कहते हैं हमेशा ना। नहीं, बोलती और कि मेरे body में इतने उनको सारे जितने stitches अच्छे से हैं। शुभेंदु अधिकारी जानते हैं शायद कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि जब अरे वो उन्होंने ही तो सिखाया होगा जब वो नंदीग्राम में धरने कैसे पे क्या थी करना है। पूरे जो टाटा नैनो प्रोजेक्ट के खिलाफ, सारे जो नेता आ रहे थे बाहर से, उनको वहां पे पहुंचाने वाले शुभेंदु अधिकारी थे। तो बीजेपी ने उनको असली हीरा इसलिए माना भी कि असली चाबी तो ताले की यहीं पर है। जैसे ये तो राहुल सारे गांधी का फॉर्मूले चाबी पता सबसे है। अच्छा जानता है हेमंत बिश्वा शर्मा, तो इसलिए भी वही है ना। लेकिन हेमंता का भी गजब रहा है। देखिए, इतना द्वारा चोट पहुंचाओ लगातार कांग्रेस तीसरी को। बार और लगातार दूसरे उनके बार नेता। नहीं, मैं जानना चाहती उन्होंने कहा हूँ, था मैं कि जानना शतक चाहती पूरा होगा इस हूँ बार। कि क्या शतक होगा पूरा। पवन खेड़ा को। मैंने पूछा था इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा कि उसका तो पेड़ा बनेगा, लेकिन वो पहले सारे विकल्प आजमा ले, उसे तो मैं पेड़ा बना के पर रखूं। उनका लुक देखिए, बदल गया है। उनकी दो दिन और इनकी तो उनसे अच्छी दोस्ती है पायल की। 2 दिन तो उनको सवाल जवाब के लिए बुलाया था क्राइम ब्रांच में, दोबारा भी बुलाया है। खेड़ा जी ऐसे सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी कि खेड़ा जी ने सारा टिकरा शायद गौरव गोगोई के ऊपर फोड़ दिया है कि मैंने गौरव गोगोई के लेकिन कहने पे ये किया है। पवन खेड़ा का अच्छा, लुक गौरव गोगोई और के राहुल कहने पर गांधी ये का सब भारत ऐसा जोड़ो क्या? यात्रा सोशल का मीडिया पे लुक चल रहा है। एकदम सिमिलर हो गया है। वही दाढ़ी बढ़ाना, ये कांग्रेसियों में खास बात है कि अगर वो दिखाना चाहते हैं कि ना हमें त्याग भावना है, हम बहुत टॉर्चर हो रहे हैं, तो दाढ़ी बढ़ाना लेकिन शुरू किसी त्याग भावना से मुझे 2-3 चीज आई, क्योंकि बंगाल की जीत में अगर उस भावना का जिक्र ना हो ना, तो बंगाल की जीत बेईमानी है। एक तो कैसी? सुनील बंसल की टीम ने जो किया उसको कोई नहीं कर सकता। उन्होंने ऐसे ऐसे लोग लगाए, जिसमें मुझे याद है उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं सुरेश राणा, 6-7 महीने पहले से 8 उनको महीने एक जोन का प्रभारी बना। ऐसे 5 जोन में बंगाल को बांटा गया था, जिसमें एक वो भी थे, मतलब एक नेता और एक संगठन मंत्री। इसमें हिमाचल के संगठन मंत्री, दिल्ली के संगठन मंत्री पवन राणा और सिद्धार्थन, इनको लगाया गया। और भी संगठन मंत्री होंगे, क्योंकि सबका नाम मुझे अभी एकदम अचानक याद नहीं आ रहा। महेश शर्मा के जिम्मे डॉक्टर महेश कंट्रोल रूम शर्मा, था, सतीश कंट्रोल रूम गौतम, उन्हीं के सतीश जिम्मे गौतम था। 1-2 महीने पहले पहुंच गए थे, उनके पास प्रशासनिक जिम्मेदारी थी। तो और सतीश उपाध्याय जो इलेक्शन मैनेजमेंट के जो इंचार्ज रहे, कहाँ पर कैसे क्या होना है। तो सुनील बंसल ने ऐसे ऐसे लोगों को उठाया जो नीम के पत्थर की तरह काम कर रहे थे, बिना मीडिया की नजरों में आए, और रात दिन ने किया। ऐसा नहीं कि वो 10 दिन के लिए गए, 15 दिन के लिए गए, यहाँ होकर आ गए। और उनके सालों पीछे से विस्तारकों की फौज। विस्तारक कौन से? जो वो छोटी छोटी उम्र के लड़के, 25 साल, 27 साल, 28 साल के, जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़कर एक प्रचारक की तरह वहां पर काम किया। मैं आपको बताऊं कि और ऐसे ऐसे इनके नेता, बेहतर कोऑर्डिनेशन, मैं वही बता रहा हूँ, बेहतर कोऑर्डिनेशन, जिसमें सुरेश राणा वाला जो जोन था वो बड़ा खतरनाक था, जो मैंने देखा। हाँ। बाकी के जोन भी होंगे, लेकिन वहां पर इस तरह का जोन था जो लगता नहीं था कि बीजेपी जीत पाएगी। और उनकी जिम्मेदारी क्या थी उस समय? उनकी यही सारा जिम्मेदारी थी कोऑर्डिनेशन। पूरे ना, एक तो होटलों में नहीं रहना, लोगों के यहाँ जाना। और वो नेताओं वाली ड्रेस में नहीं रहना। जो मंत्री रहा है, जो खुद कद्दावर नेता है, सिंपल आम आदमी की तरह, और वो आम। सिंपल आम आदमी की तरह रहकर वहाँ लोगों से कनेक्शन करके, उनके जातिगत या क्षेत्रवाही समीकरण जिस तरह भी से हो, या उनकी कुछ समस्या है तो उसको सामने लाकर संघर्ष करना, और टीएमसी के गुंडों से खुद को भी बचना और दूसरों को भी बचाना। तो बहुत सारी चीजें रही होंगी, लेकिन सुनील बंसल के बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ ये रहा। और दूसरा एक इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो है आरएसएस। वो तो सालों से मेहनत कर रहा था, और इसमें जो पता है इस अभियान का क्या नाम दिया था पूरे उसका, इसको दिया गया था, बंगाल में बोलते हैं निःशब्द विप्लव। निःशब्द विप्लव। निःशब्द विप्लव, Silent जो हिंदी में बता देता हूँ। और पार्टी ने विप्लव को लगाया भी था। सह प्रभारी विप्लव, देखो उसकी भी भूमिका कम नहीं आकी जा सकती। बिल्कुल। और मैं अपनी घटना बता रहा हूँ। मैं जब बंगाल गया, कोलकाता पहुंचा, तो मैं विप्लव देव के साथ बैठा, तो उन्होंने मुझे पूरा घटना, नहीं कैसे दादा कैसे कर लोगे इसको, तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे हिंदू जाग रहा है। और एक बार मुझे याद है, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, श्रीनिवास जी जो संघ के विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री थे, उन्होंने सुनील अम्बेडकर जी से एक बार पूछा कि बंगाल कब, पूरा देश जब जाग रहा, तो बंगाल में कैसे चेंज होगा? बंगाल में तो भद्र मानुष जो है, भद्र बंगाली जो है, वो तो मानता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि जब बंगाली अपने आप को हिंदुत्व से जोड़ेगा तब बंगाल में चेंज होगा, और इस बार वो हुआ इसी वजह से। और विप्लव देव ने यही समझाया था कि इस बार हिंदू मुस्लिम का जो पोलराइजेशन है,
लोगों के अंदर जो अपनी बंगाली अस्मिता है वो देश की अस्मिता से जुड़ते हुए दिखाई दे रही है, और इस बार बड़ा बदलाव होगा और वो ठीक हुआ। उन्होंने बांग्लादेश का बांग्लादेश regime change जो है ना, तो हाँ, वो मैं आपको बहुत संघ वाली ज़्यादा, स्टोरी बता रहा था, बीच में थोड़ा काम चेंज किया हो गया, उसने। पायल ने थोड़ा देखिए मैं ये हाँ। कह रही हूँ कि ये संघ वाली स्टोरी तुमने बताई, ऐसा हुआ हम लोग 20 दिन सब लोग थे। आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको लगेगा अरे भाई साहब आप भी यहाँ पे काम करें, बहन जी आप भी यहाँ पे काम करें। बिल्कुल एक स्लीपर सेल की तरह लोग काम करते। एक पूरी फौज ऐसे लोगों की लगाई गई थी जिनका काम है सिर्फ डोर टू डोर जाना और लोगों को बोलना कि पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आप घबराएं मत, आप जाकर के वोट कीजिए। किसको वोट करना है नहीं, ये अमूमन ये काम बता- आरएसएस करती है, पर ये अब आरएसएस का काम कैसा था वही मैं बता रहा हूँ थोड़ा। एक उसमें इसमें जो आरएसएस की तरफ से सेसर कारवा बहुत प्रभावशाली और बहुत ही कद्दावर प्रचारक, मतलब वरिष्ठ प्रचारक होते हैं, वो रामदत्त वहाँ पर हैं, बंगाल और आसपास उनका उसमें रहता है। और कई सारे प्रचारक ऐसे लगाए गए थे जिसमें मुझे पता है जी, मैंने एक नाम लिया श्रीनिवास विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संघ मंत्री रहे, अभी किसान संघ में भेजे गए हैं। उनके पास भी ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना की जिम्मेदारी है किसान संघ के नाते, उनको भी वहां पर लगाया गया। और जो अभियान था, और भी कई सारे लोग थे इसमें, और अभी इस अभियान का नाम दिया गया निःशब्द विप्लव। इसका क्या मतलब हुआ? साइलेंट रेवोल्यूशन, मूक क्रांति, मतलब बिल्कुल चुपके से क्रांति करनी है, और वो आरएसएस कर सकता है। उन्होंने वो छोटे छोटे ड्राइंग रूम जैसे मीटिंग्स बीजेपी करती है, ऐसी उन्होंने वो 5-5, 7-7 लोगों की मीटिंग की और उनको बताया कि कैसे काम करना है बिना किसी प्रचार के, बिना किसी शोर शराबे के। मूक क्रांति करनी है, यानी कि चुपचाप क्रांति करनी है। और संघ ने 3 लाख से ज्यादा मीटिंग है, मोहल्ला मीटिंग है जिसको 2.5-3 बोलते लाख। हैं, घर में 250 नहीं, 3 लाख से ज्यादा की तो मैंने लिस्ट देखी थी, हाँ। ज्यादा ही होंगे, मैं तो 3 लाख बोल रहा हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मीटिंग्स थी। और ये केवल 2 से 3 महीने के अंदर, वो तो सालों से लग रहे हैं। नहीं, मुझे पर जो एक चीज लगता है। रतन, मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली और ये उसका असर हुआ, जो उस डोर क्रांति टू का डोर असर। कैंपेनिंग है, ये आरएसएस करती है, हर जगह करती है, जगह चाहे करती दिल्ली है। करे, जनजागरण अभियान के पर तहत। इस बार मैंने देखा एमएलए को भी भेजा गया, डोर टू डोर भेजा गया, उनसे कहा गया कि आप खाली जाकर के लोगों से बोलिए कि आपको कोई नहीं रोकेगा, आप जाकर के वोट कीजिए। इस पे किया। और मैं आपको बताऊं, एक ऐसे नेता था जिनको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी लगाया कि पूरे जो एरिया है कि उसकी गुंडों की लिस्ट बनानी है और किन किन गुंडों का क्या क्या इलाज करना है, उनको क्या उठाना है। और उनको ये भी लिस्ट पैरामिलिट्री लगाई गई फोर्सेस ने उनको चिन्हित किया हाँ। कि ये गड़बड़ कर सकते हैं, और उनको रातों रात उठा लिया गया। जो इसी वजह से टीएमसी को बड़ा झटका लगा, क्योंकि जो उनके लिए वोट मैनेज करते हैं, मैनेज कैसे, डलवाना नहीं, रुकवाना, कि डलना ही नहीं है वोट यहाँ का। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप अपनी हाई राइज सोसाइटी आपने देखी होंगी, गेट 1 कॉलोनी देखी होंगी, वहाँ ताला पड़ जाता था वोटिंग वाले दिन, क्या पड़ गया आपका वोट, मैं बाहर नहीं वही आएगा तो कोई। कह रही थी, जी। मेरे मासी के घर के बाहर ही सब टेबल बिछा के आराम से बैठ के चाय पी रहे हैं। ऐसा देखो कहाँ हुआ ये लेफ्ट के टाइम से होता आ रहा है। अगर लेफ्ट के टाइम पे मेरे माँ बाप वोट करने जाते थे 12:30 बजे, तो बोला आप क्यों आए, आपका तो वोट हो गया। पर इतनी ब्रेजनली कि आपके आगे पीछे टीएमसी के कार्यकर्ता खड़े हैं, देख रहे हैं कि आप वोट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ये इतना ब्रेजन नहीं होता था और इतना खौफ का ममता माहौल बनर्जी होता की था। इमेज आप देखिए, कहाँ लोकतंत्र की रक्षक प्रहरी के तौर पर सादा स्लीपर चप्पल मतलब पहनने वहाँ वाली, पे ऐसे- उनको एक ऐसी इमेज बना दी, पता नहीं कितनी बड़ी नेता। लेकिन अब वहाँ- सच्चाई वहाँ जाकर पे देखें ना, तो ऐसे मुझे भी booths- बड़ा दुख होता है कि हम एक ऐसे नेता, मुझे एक नेता ने कहा था कि ममता का नाम चेंज करके निर्मम ममता रखना चाहिए, जिसमें कोई ममता नहीं है। बीजेपी वहाँ वाले पे बोलते हैं ऐसे बानू, booths ममता हैं। बानू भी बोलते हैं। वहाँ पे ऐसे लेकिन- बूथ्स हैं, हर साल इलेक्शन में होता है, ऐसे बहुत सारे बूथ्स हैं जहाँ पे 500 वोट है, ये डॉक्यूमेंटेड है, जहाँ पे 500 वोट्स है, लेकिन वहाँ पे वोट लगते हैं 1200। कहाँ से 500 वोटर है, ये भी हाँ, 1200 वोट लगते हैं, तो छप्पा वोट क्या अब कैसे? सेंसेक्स के हिसाब से देखिए ना, आज के तो उस हिसाब हिसाब से से। 2011 का सेंसेक्स देखेंगे तो उस हिसाब से मुझे लगता है जनसंख्या 5 या 5.5 करोड़ होनी चाहिए। हाँ, 8 करोड़ कैसे क्रॉस कर गए? तो कहाँ से आया बाकी का इतना करोड़ों में वोट कैसे बढ़ ये गए? वहाँ पे वो डेमोग्राफिक समझ- शिफ्ट तो हुआ ही ये जो है। एसआईआर में नाम कटे, फिर ये वही लिस्ट होगी। 30 लाख अगर व्यक्ति 500 लोग हैं, 1200 वोटिंग हो जा रही है, अब कह रहे हैं कि यार एसआईआर में इतनी बड़ी तादाद में लोगों के नाम, तो ये वही पहले वोटर फर्जी मैं है। आपको बता, वोट जिस पड़े टाइम थे, जो जिस रियल नहीं- वोट पड़े हैं। छप्पा जिस वोट टाइम ऐसे नहीं ही करते होता है। जो जिस टाइम एसआईआर का अनाउंसमेंट हुआ, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं भवानीपुर में, 50% हमारे जो रिश्तेदार है सबके घर से मेड्स गायब थी, सब मेड्स हाँ, चली गई थी कहीं ये नहीं, भी कुछ एक कुछ बड़ा महीनों तक- कुछ जबरदस्त हफ्तों तक किस्सा है। मेड्स नहीं पल्लवी जी available। बताएंगे, पल्लवी जी आपकी मेड हाउस हेल्प, हाउस है। हाउस हेल्प बुलाते हैं Oh. या, वो बहुत क्या? बड़ा फैक्टर था। लेकिन हम देखो, बहुत इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है ना कि यहाँ के भी हाउस हेल्प सब गायब थे। हालांकि यहीं के तो वहाँ ये वोट बंगाल डालेंगे। ऐसा इलेक्शन है जिसका इंतजार गुड़गांव, बैंगलोर सारे लोग कर रहे थे कि हमारी काम वालियां लौट वोट के करके कब वापस आएंगी। तो माइग्रेंट्स है ना सब, नॉर्थ बंगाल से वेस्टर्न लेकिन पार्ट क्या इसके पहले ऐसा देखा गया कि आपको- इतनी बड़ी आपको- तादाद आपको- में आपको ये मुझे मालूम याद है, है? मेरी जो हाउस हेल्प वापस आई, कुक आई ना, तो बर्धमान की है, तो वो वापस आई काम पे 1 महीने बाद। तो मैं भी उस समय कोलकाता से वापस आई थी कांग्रेस। तो मैंने उसको पूछा क्या करने गई थी तू? नहीं हल्के से मुस्कुराई। मैंने कहा तुम जाके बीजेपी को वोट दे के आई ना? इतना मुस्कुराई, बोलो दीदी इतना
दीदी हम लोगों को लिए इतना कुछ दिया। अच्छा, वो मैं लोग बहुत ऐसे लोगों को मुश्किल भी से जानती गए हूँ थे, जिनके बहुत हाउस मुश्किल से हेड्स को पहुंचे थे। टीएमसी ने फ्लाइट तक का टिकट दिया है, ऐसा 24,000 हुआ का फ्लाइट का टिकट दिया है, ऐसा उनका कहना है। नहीं नहीं, ओह। ऐसा मेरी जो हाउस हेल्प है वो कुछ बिहार से हैं और एक जो है मालदा से, तो ऐसे उन लोगों को बोला ही गया था कि हम लोग टिकट्स बुक करवा देंगे, आप लोग आ जाओ, और अगर नहीं आते हो तो इनकी जो भी सारी स्कीम्स हैं, जिनका थोड़ा बहुत कुछ पैसा इनको मिलता है, सारी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो पैसा नहीं मिलेगा। और पंचायत एरिया में सब लोग नहीं, सबको मुझे लगा जानते इनको हैं, थोड़ा सा फिर डर इस बात का भी था कि कहीं हमारा नाम ना कट जाए ना कट अगर जाए। हम वोट ये भी देने हो नहीं सकता जाए। है। और उनको बोला गया कि अगर और नहीं देखिए वोट दोगे पत्रकारों को भी डराने का, तो एक मुझे सिलीगुड़ी में एक रिपोर्टर मिली, हम्म, तो उन्होंने कोई टीएमसी का कोई वहाँ लोकल पार्षद है, महिला या मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने बताया, तो उसके खिलाफ कोई स्टोरी कर दी। वो यूट्यूबर भी हैं और अपना खुद का चैनल चलाती हैं, तो वो बता रही थी, स्टोरी कर दी, बस उसी के खिलाफ उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। और एफआईआर भी स्टोरी करने से। हाँ बस स्टोरी, आपने टीएमसी के खिलाफ स्टोरी कर दी है। यानी ऐसे थोड़ी होता है कभी कि आप फेसबुक पोस्ट कर दो, आपको जेल भेज दिया जाएगा। ये भी हाँ, एग्जाम्पल है ना। मेरी या बिल्डिंग जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते। मेरी ये बिल्डिंग भी था। में एक अभी कोलकाता आपने की देखा रहने वाली हैं। ममता बनर्जी अभी कोर्ट गई थी अभी कल, हाँ। उसमें वकील के वेश में, हाँ, तो हाँ। जय श्री राम के नारे लगे, चोर चोर के नारे लगे। हाँ तब तो हो बताइए। रहा था वो। मतलब आप लोगों में देखिए कितना एकदम डर खत्म हो गया। हालांकि उनके इस तरह रजिस्ट्रेशन की बात होने लगी कि उन्होंने कब एनरोल किया था और फिर वाकई क्या क्विट किया था, क्योंकि उसको सस्पेंड करवाना आप कुछ होता है। बताने वाले थे प्रशांत। हाँ मेरी सोसाइटी की बात है, कोलकाता की एक परिवार मेरे सोसाइटी में ही रहता है, मेरे टावर में रहता है इनफैक्ट। तो कोलकाता से बाहर कहीं खेती किसानी का भी उनका काम है, परिवार का जुड़ा, तो उसके शायद चाचा जी वगैरह वो सब काम देखते हैं। तो उन्होंने बताया कि तहसील प्लेस है वो कोई जगह, तो उनके घर का काम वाम हुआ, और ये अभी की ताज़ी बात बता रहे थे वो पिछले कुछ महीनों की। तो उन्होंने घर में एसी इस बार लगवा लिया जाए, गर्मी आने वाली, तो 3 एसी उन्होंने 3 रूम के लिए मंगवाए थे। तो मैंने कहा उसके लिए यार पैसा देना एसी की पड़ा होगा। कहानी कहीं से पढ़ के तो नहीं बता रही, क्योंकि हमने सुना है ऐसा कुछ। बोले नहीं, मेरे घर में हुआ है चाचा के साथ में। जब वो एसी उतरा आया तो बाइक से आ गए 2 लोग, पैसा लेना। बोले कि लग रहा है कुछ नया हो रहा है, तो बोले कुछ नहीं, गर्मी आ रही है, एसी ले लिया हमने। तो उसके लिए पैसे मांगे उन्होंने, ये लग रहा है और ये इसके आपको देने पड़ेंगे। मतलब ये ऐसा नहीं था, उनके हिसाब से वो एक सिस्टम था Common कि sense अगर को छोड़ आप अपने दीजिए। घर में कुछ ऐसा कर रहे हो, Common या लेकिन तो- हम एक बात शुगर बताओ, तो वो आज जो ममता टीएमसी हार गई ये तो तो हम लोग ये बहुत सब सारे- बहुत कुछ कह रहे हाँ, हैं, हारने पर बट- क्या? बट एक चीज ये भी है कि लेट्स नॉट फॉरगेट, मेरे खुद के फैमिली ने सफर किया अंडर लेफ्ट रूल, बट ममता बनर्जी को इस बात की दाद देनी चाहिए कि एटलीस्ट उन्होंने लेफ्ट लोग को सिंगल हैंडेडली हराया, लेकिन उन्होंने वही गलतियां करनी शुरू लेकिन कर लेफ्ट का ही दी कैडर तो जो ममता लेफ्ट- बनर्जी ने क्रिएट तो कर वही अपने बीजेपी पास के रख बाद लिया ना। बीजेपी के पास भी है लेफ्ट का कार्ड। ममता बनर्जी अब ने लोग तो वही वही गलती होंगे। करना कार्ड शुरू तो कर वही है। दिया मैम, मैम, लोगों जिसके ने खिलाफ लेफ्ट के- वो लड़ी थी। हाँ, लेफ्ट के कुशासन के खिलाफ उनको लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया, लेकिन वो बदलाव वो खुद ही नहीं बदल गए। नहीं, लोगों के लिए बदलाव नहीं लाई, वो ममता खुद ही बदल बनर्जी गई। हमेशा ये- अपने ये करीबी उसका ही लोगों बड़ा- को ये हाँ। कहती थी कि इन लोगों ने मुझे बनाया, मैं इनको कैसे ना बोलूं, और क्योंकि उसने ये कमी दिखाई कि वो ना नहीं बोल पाई अब मुझे एक चीज अपने बताइए, काडर को, जब उसका नुकसान उसको हुआ। काउंटिंग हुई नहीं थी, उससे 1 या 2 दिन पहले की बात आप लोगों ने भी सुनी होगी, इसमें कितनी सच्चाई है। वहाँ के जो लोकल रिपोर्टर थे जो बंगाल के, कोलकाता के, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, ऐसे हम डिनर पे बैठे थे, तो वो कह रहे थे कि अभिषेक बनर्जी ने ममता जी को बोला है कि आप 1 महीने तक शांत रहना, 1 महीने तक आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। अच्छा। एक तरह से धमकी दी जा रही थी अभिषेक बनर्जी के थ्रू। वो सही है गलत मुझे नहीं पता, मैंने सुना, मैं इसमें से कह रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी हमारे किस्से कहानियों का वो है मंच, तो उसमें कितनी सच्चाई थी क्या अभिषेक देखो, बनर्जी, हमारे क्योंकि इसका मतलब ये वहाँ था के कि 1 पत्रकार महीने तक भी- वो तांडव चलेगा। वहाँ और के ममता पत्रकार बनर्जी भी ने 2 जो- गुट और में मुझे बटे free हुए hand दिया हैं, गया। कुछ ऐसा हो प्रो सकता है। ममता, कुछ प्रो अभिषेक। जो प्रो अभिषेक है वो लोग हमेशा ममता बनर्जी को एक नेगेटिव लाइट में प्रोजेक्ट करेंगे। मुझे नहीं लगा ममता इतनी नहीं, अभिषेक ने क्या ऐसा कहा होगा कि आप शांत रहना और 1 महीने तक मुझे खुली छूट दी जाए? अगर वो मुझे जीत नहीं जाती लगता तो। वो ऐसे अभिषेक ऐसे- काफी ऐसे- डेमोक्रेटिक है उनकी पार्टी में। ऐसा नहीं। इतना लेकिन मुश्किल अभिषेक काफी के- डेमोक्रेसी उनकी लेकिन पार्टी जितने में। भी बयान आ रहे हैं विद्रोह में हार के बाद, वो तो सब अभिषेक के खिलाफ देखो है। राहुल हार गांधी का के खिलाफ हार- आता है। शुभेंदु देखो सबसे हार का बड़ा टिकरा उदाहरण किसी है। ना किसी पे फूटना ही फूटना है। राहुल गांधी के खिलाफ भी तो शुभेंदु आता ने है। जब पार्टी छोड़ी तो अभिषेक के कारण ही देखो छोड़ी। बहुत सारे लोग बहुत पार्टीज किसी ना किसी नेता के कारण छोड़ते ही हैं। बहुत कितने सारे लोगों ने लोग कांग्रेस क्यों बहुत सारे छोड़ा? लोग राहुल बहुत गांधी का सारे नाम लोग लेके जो उद्धव छोड़े ना। ठाकरे की पार्टी छोड़ के उन्होंने आदित्य के ऊपर टिकरा फोड़ा के आदित्य जैसे जब से जब एक परेशान जनरेशन शिफ्ट आ अच्छा। जाता है ना पार्टी के अंदर, तब तक ऐसा ही इस बार आप होता है। तमिलनाडु गए थे कि नहीं? मैं तमिलनाडु गई नहीं, पर तमिलनाडु के बहुत सारे क्योंकि इंटरेस्टिंग तमिलनाडु- किस्से मुझे हाँ, जरूर तो पता एक है। आध कोई तो हाँ, होना चाहिए बिल्कुल। ना।
इरशाद। देखो मैं आपको बताती हूँ कि जो विजय है वो जीत के आए, भले उनको एक हफ्ते का डिले लगा था। एक कंट्रोवर्सी ये भी हुई थी कि उन्होंने अपने ज्योतिष को क्यों अपना ओएसडी बना दिया, बराबर। पर वो ज्योतिष ने विजय को बहुत टाइम, विजय ऐसे जो उनके दोस्त है वो बताते हैं कि विजय ज्योतिषी में नहीं मानते हैं। अच्छा। पर उन्होंने कहा कि आप मेरे आसपास पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कीजिए, मुझे ज्योतिषी में या मुझे अपने कुंडली दिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर उस ज्योतिष साहब ने उनसे कहा था कि विजय जी आप ऐसे ऐसे कीजिए, वो कीजिए। और साउथ में बहुत मतलब मुहूर्त वास्तु बहुत मानने वाले लोग हैं, सनातन का विरोध करते हैं, लेकिन इन सब चीजों में विश्वास है। उन्होंने स्टालिन नहीं, अब तो नहीं, विजय के मैं अपना किस्सा खत्म कर लूं पहले। विजय को जितने मुस्लिम और क्रिश्चियन पॉकेट्स में जितना वोट नहीं मिले, उससे ज्यादा वोट तो एमके स्टालिन की पार्टी को मिले हैं। तो उन्होंने उससे कहा कि आप ऐसा ऐसा कीजिए, वो मत कीजिए। बाद में पता चला कि यही वो ज्योतिष है विजय के, जिन्होंने जयललिता से कहा था कि अगर आप ये इलेक्शन हार जाती हैं तो आप बहुत लंबा जिएंगी। जयललिता इतना गुस्सा हो गई उनसे कि जयललिता ने उनको अपने घर से बाहर कर दिया, उनको निकाल दिया। और बाद में जो जयललिता की स्थिति हम देख रहे हैं वो देख ही रहे हैं। तो आजकल ज्योतिषी का भी बहुत प्रबल, जैसे एक बड़े नेता ने हमको बंगाल में बताया था, मैंने उनसे पूछा था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा बंगाल में। उन्होंने कहा कि जिसका बृहस्पति प्रबल होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये जो ज्योतिष का ये भी बहुत मतलब भले वो मानते हैं। आपने उसके बाद काउंटिंग वाले दिन उनसे कहा भी था कि किसका बृहस्पति प्रबल है। तो ऐसा मतलब विजय के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो ज्योतिष के कहने पे ही जो करते थे वो करते थे। और काउंटिंग वाले दिन पायल ने झालमुड़ी भी खाई थी जब काउंटिंग चल रही थी। मैं झालमुड़ी लेके भी आई हूँ, सॉरी इस एपिसोड में नहीं लेके आ पाई। नहीं ये अरे झालमुड़ी खाई आप लोगों ने कि नहीं? झालमुड़ी इतना वो हो गया, हम लोग तो खाते ही हैं यार, घर में ही बनता है, मतलब घर में ही हम लोग खाते हैं, तो बचपन से खाते हुए आ रहे हैं। अब वो ये बताइए, आप केरल वाला जरा बताइए, आप भी बताइए कि सीएम बनना कोई और था, बन कोई और गया, क्या कहानी रही इसके पीछे? मैं इतना कहूंगी कि कल मैं वहाँ थी कांग्रेस ऑफिस में, ये और जब ये अनाउंसमेंट हुआ इतना चेहरा लटका हुआ था ना, जो कांग्रेस नेताओं का सीनियर, उनको लग रहा था कि भाई केसी वेणुगोपाल बन जाएंगे तो जाएंगे। अच्छा, बहुत लोगों के मन में लड्डू फूटा था कि अगर केसी चले जाते हैं मुख्यमंत्री तो हम बन जाएंगे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हम राहुल गांधी के बहुत करीब होंगे। तो इसलिए काफी लटका हुआ चेहरा मुझे कल देखने को मिला कांग्रेस ऑफिस में। कांग्रेस के अंदर क्या ये नहीं माना गया कि फिर राहुल गांधी जिसको चाहते थे आखिरकार कांग्रेस में केसी वेणुगोपाल नहीं बना पाए, ये भी कंडीशन आ गई? क्या ये एक बड़ी बात नहीं है? मैंने तो ये सुना है, मैं राहुल चाहते थे और नहीं मैंने बना सुना पाए। है कि जो सच में ताकतवर होता है, मजबूत होता है, गांधी परिवार उसको बनाता ही नहीं है। हो सकता है इसी में से बनाया हो। नहीं वायएसआर राजशेखर रेड्डी के बाद एक सबक कांग्रेस ने सीखा था कि हम कभी भी ऐसे आदमी को नहीं मुख्यमंत्री बनाएंगे जो बहुत पावरफुल होगा, जिसको गांधी परिवार की जरूरत नहीं है। और अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे कांग्रेस पार्टी का, ऐसा जब जब उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया वो मुख्यमंत्री उनके ऊपर हावी हुआ। जो गांधी परिवार चाहता है वो हमेशा नहीं हो पाया, चाहे हम अशोक गहलोत की बात करें, चाहे हम कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी बात करें। उनका फॉर्मूला इस बार भी वही था कि केसी है राहुल गांधी का आदमी, केसी हमारी बात मानेगा। पर सतीजन की तो बात ही अलग थी ना, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, पावरफुल नेता, ये वो। मैं केसी वेणुगोपाल का मिस के पीछे राहुल गांधी के लिए एक बड़ा सेटबैक मांगूंगी, क्योंकि राहुल गांधी चाहते थे कि केसी वेणुगोपाल जाए, और इतने दिनों तक और एक्चुअली प्रियंका गांधी वाड्रा और मिसेस सोनिया गांधी चाहते थे कि सतीजन को मौका मिले, बिकॉज सोनिया गांधी ने एक बात कहा था। यहाँ प्रियंका ने बदला ले लिया, उससे असम का प्रभारी बना दिया। मैंने किसी से जो करीबी है इनके, मैंने किसी से एक किस्सा सुना था कि लगातार सतीशन को एनकरेज करने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा थी। लोगों का ये मानना है क्योंकि प्रियंका गांधी को केरला में ना लगाकर, क्योंकि ड्यूटी असम में लगाई गई थी, जो उनका मानना है कि केसी वेणुगोपाल ने की। तो लगातार प्रियंका उनसे कह रही थी कि आपका पॉलिटिकल कैपिटल बहुत स्ट्रांग है, आप इस पोजीशन को मत छोड़िए। अब परिवार में आपस में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, पर ये भी मैंने सुना है कि राहुल गांधी ने भी खड़गे और बाकी नेताओं से कहा कि जब मैं कह रहा था कि विजय के साथ अलायंस करते तो आपने कभी मेरी बात नहीं सुनी, और अब जब ये बिटर मैसेज केसी वेणुगोपाल को देना तो आप मुझे चुन रहे हैं, मैं क्यों ऐसा राहुल गांधी बोलेगा यार, केसी वेणुगोपाल को समझाएगा। 100 सुनार की एक लोहार। ये राहुल की पसंदीदा, लेकिन एक और ये मौका नहीं, वीकनिंग ऑफ गांधी परिवार डेफिनेटली मैं कहूंगी राहुल गांधी के लिए। आप आगे देखो केरल में होता है क्या। सतीशन कभी ये बात नहीं भूलेगा कि वो फर्स्ट चॉइस नहीं था, नहीं भूलेगा, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह भी नहीं भूला, तो वो कभी ये बात नहीं भूलेगा। लेकिन इसमें एक खबर और आई थी जो मेरे सामने आई कि अगर केसी को बना दिया जाता है तो वो एमएलए तो है नहीं, उन्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा, और वो चुनाव नहीं जीतने दिया जाएगा। सतीशन की पूरी टीम इस पर ताकत लगा देगी। एक सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी ढूंढ लेते हैं जिसमें सतीशन की जरूरत मुझे लगता है कि पंचायत का समय खत्म हो चुका है। अगले शो में हम बहुत सारे किस्से जो बाकी के रह गए अगले शो में हम लेकर आएंगे। लेकिन इस शो की खासियत ये है कि जो फर्स्ट चॉइस
केसी वेणुगोपाल थे, लेकिन नहीं हो पाए। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट हैंड किस्से आपको जरूर मिलते हैं, सेकंड हैंड किस्से तो आप किसी भी मंच पर सुन सकते हैं और हमारी समझ नकल भी सकते करने हैं। वाले बहुत लोग हैं। गलत बात। और वो आपने मुझे दिखाया भी, देखो, लेकिन नकल किस करने तरह के लिए से भी अक्ल चाहिए ना, वो नहीं, पर उनके किसे पास अक्ल तो थी नहीं, लेकिन नकल भी किया उन लोगों ने। गलत बात। इसी वजह से Original input यहीं पे। ओरिजिनल इनपुट से ही मिलेगा। Original सबसे input पहले यहीं मिलेगा पंचायत विद रिपोर्टर्स पर।